हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर वन कॉन्सेप्ट टुडे सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सऊदी अरेबिया एंड ईरान के बीच के रिलेशंस को। बोथ आर द लीडिंग नेशंस ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड काफी लंबे समय से दोनों ही देशों के बीच के जो रिलेशंस है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भरे हो गए हैं। तो क्या कुछ इसके पीछे कारण है एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू नेशंस हाउ इफेक्ट द अदर मिडिल ईस्टर्न नेशंस रिलेशंस, अदर देन दिस ग्लोबल इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा, इसको भी हम इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन। सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं, अभी रिसेंटली एक बार फिर से दोनों देश जो है खबरों में आए हैं। सऊदी अरेबिया डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट 81 पीपल जो कि कहीं ना कहीं टेररिज्म या कैपिटल क्राइम्स में, ठीक है, जो आपके टेरर क्राइम्स में या कैपिटल क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। तो तकरीबन 81 लोगों को एग्जीक्यूट सऊदी अरेबिया ने कर दिया है, जिसमें यमनीज सीरियंस भी थे, ठीक है। और इसका विरोध जो है ईरानियन गवर्नमेंट ने किया है एंड दे डिसाइडेड नॉट टू मूव टुवर्ड्स द बायलैटरल टॉक्स। जो रिलेशंस को बेटर करने के लिए चल रहे थे उनमें अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे, ये अब ऑफिशियली ईरानियन गवर्नमेंट ने कह दिया है। तो ये तो अभी रिसेंट जो है वो हुआ, लेकिन क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच के जो संबंध है काफी लंबे समय से खराब रहे हैं। हिस्टोरिकली भी देखेंगे स्टूडेंट्स और करंट सिनेरियो को भी समझेंगे। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहला अगर मैं बैकग्राउंड में बात करूं, और बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहां पर मिडिल ईस्ट में ये दोनों देश हैं। सो थ्रू दिस मैप यू कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट सऊदी अरेबिया आप देख पा रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट में यहां पर है, बाउंड्रीज यमन एंड ओमान के साथ शेयर कर रहा है, सीरिया इराक के साथ डायरेक्टली बाउंड्रीज शेयर कर रहा है, ठीक है। ऑन द अदर साइड ईरान यहां पर है जो कि आपके अफगानिस्तान, इराक, सीरिया जैसे देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, बोथ आर द लीडिंग नेशंस। तो चलिए थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को समझते हैं। तो सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है बिटवीन दीज टू नेशंस इज बेसिकली अ रिलीजियस फैक्शनिज्म, ठीक है। रिलीजियस फैक्शनलिज्म इज वन ऑफ द रीजन। कारण बड़ा सिंपल है कि सऊदी अरेबिया इज रिप्रेजेंटिंग द सुन्नी सेक्ट। दे आर टू प्रोमिनेंट सेक्ट्स इन इस्लाम, सुन्नी एंड शिया। सो बेसिकली आपका जो सऊदी अरेबिया है इट रिप्रेजेंट द सुन्नी सेक्ट। ऑन द अदर साइड ईरान जो है इट रिप्रेजेंट द शिया सेक्ट। तो बिकॉज ऑफ दिस क्या है, दोनों ही देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, बिकॉज दोनों ही सेक्ट्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पे पलड़ा जो है ज्यादा सऊदी अरेबिया का भारी है। रीजन कि भाई जो पॉपुलेशन है, इस्लामिक पॉपुलेशन की मैं यहां बात कर रहा हूं, 70 to 80% जो है उस सुन्नी सेक्ट को मानने वाली, ठीक है। प्राइमरली अगर जो शिया सेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें ईरान तकरीबन 80 या 81% के आसपास पॉपुलेशन है, या इराक में 9 से 10% है, कुछ पॉपुलेशन आपकी सीरिया में है, ठीक है। इस प्रकार से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, तो बहुत कम पॉपुलेशन शिया की है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस अक्सर इनके बीच क्लैशेस होते हैं, और अगर मैं 1950 के पहले के सिनारियो की बात करूं तो ऐसे क्लैशेस ज्यादा थे, और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि दोनों ही देशों के बीच, ठीक है, जो कि एक लीडिंग नेशंस हैं आपके मिडिल ईस्ट में, उनके बीच हमेशा संबंध जो है वो खराब रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट अदर जो इंपॉर्टेंट रीजन है, लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। देखिए सऊदी अरेबिया का ये मानना है कि इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है, तो जो होल इस्लामिक वर्ल्ड है वो उसको हम ही लीड करते हैं। और जैसा मैंने कहा अभी सुन्नी सेक्ट का मैंने एग्जांपल दिया कि भाई पॉपुलेशन तकरीबन जो है 70 से 80% जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका सऊदी अरेबिया, क्योंकि बर्थ प्लेस है इस्लाम का। तो कहीं ना कहीं झुकाव ओरिएंटेशन सुन्नी नेशंस का सऊदी अरेबिया की तरफ होता है। कहीं ना कहीं ये एंगल जो है ये दिखाता है कि सऊदी अरेबिया का ये मानना है कि भाई इस्लामिक नेशंस को हम ही लीड करें। अब ऑन द अदर साइड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान, तो बिफोर द बर्थ ऑफ इस्लाम हम यहां पर थी प्राइमरली आपके पर्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। एक बहुत बड़ा इतिहास पर्शियन सिविलाइजेशन का रहा है, ठीक है। इवन आफ्टर द बर्थ ऑफ इस्लाम पर्शियन जो सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट की काफी लंबे समय तक, ठीक है। और इवन जो शिया सेक्ट हुआ है उसकी वजह से भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। 20th सेंचुरी में यहां पर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 1953 के बाद से वेस्टर्न ओरिएंटेशन हो गया, वेस्टर्न की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया। वेस्टर्न नेशन स्टार्ट सपोर्टिंग ईरान, जिसमें यूएस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ईरान की उसको भी सपोर्ट किया, पीसफुल न्यूक्लियर पॉलिसी को। बट इन 1979 क्या हुआ, यहां पर एक रेवोल्यूशन होता है ईरान में, ठीक है। और यहां पर क्या आती है, रेवोल्यूशनरी थियोक्रेसी, एक नई सरकार का यहां पे जन्म होता है। अब यहां से जो है समीकरण बदल गए,
वेस्टर्न जो सपोर्ट था ईरान को वो मिलना कम हो गया, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके ईरान एक पावरफुल पोजीशन में रहा है, हिस्टोरिकली भी देखेंगे हम, और अब अगर मॉडर्न डे की मैं बात करूं, हालांकि पिछले कुछ डिकेड्स में बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस एंड द वेस्टर्न नेशन सैंक्शंस, इकोनॉमी जो है ईरान की वो कमजोर हुई है, वीक हुई है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस दोनों ही देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। एक और देश बड़ी तेजी से यहां पर ये हक जताता है दैट वी आर लीडिंग द इस्लामिक वर्ल्ड एंड दैट इज बेसिकली टर्की, ठीक है। टर्की आज के दिनों में बहुत ज्यादा फेमस है और टर्की का भी ये मानना है कि भाई हम जो है इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिस्प्यूट्स हैं इन देशों के बीच पे। नेक्स्ट है रीजनल कोल्ड वॉर। तो एक रीजनल कोल्ड वॉर भी इन देशों के बीच में रहा है, ठीक है। डायरेक्टली कभी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए कि भाई सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डायरेक्टली वॉर हो रहा है पिछले कुछ 50 साल के, अगर मैं इतिहास की बात करूं, ऐसा नहीं है। 2000 जैसे एग्जांपल ले सकते हैं भाई, 2011 में एक अरब स्प्रिंग आई है आपकी, अगर आपको याद हो, जैसे ट्यूनिशिया, लीबिया, सुडान, ठीक है, बाद में सुडान 2 भागों में बट गया, एंड देन फर्दर इजिप्ट एंड अदर अरब जो है रीजन, यहां पर भी बड़ी तेजी से तख्ता पलट होने लगी, सरकारें बदलने लगी, ठीक है। नई जो गवर्नमेंट्स है वो इंट्रोड्यूस होने लगी, एक अपहीवल जो लोगों के बीच में ना वो बड़ी तेजी से बढ़ा। जैसे आपको याद हो ट्यूनिशिया का जो आपका जैस्मिन रेवोल्यूशन हुआ था, या फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ आपके इराक में हुआ सद्दाम हुसैन का, या इजिप्ट में होस्नी मुबारक की गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ, ठीक है। इस प्रकार के जो चेंजेस यहाँ पूरे रीजन में आने लगे थे, तो इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन लीड कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे? सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूं सीरिया के कंटेक्स्ट में, सीरिया का जो आपका प्रॉब्लम्स है बहरीन और यमन, ठीक है, यमन को सऊदी अरेबिया जो है सपोर्ट करता है इनडायरेक्टली, लेकिन आरोप ये लगाता है कि भाई यहाँ के जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है, टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, इनको कौन फंडिंग कर रहा है? भाई ईरान कर रहा है। तो यमन भी एक हॉटस्पॉट बन गया है बिकॉज ऑफ दिस। ऑलराइट, उसको भी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। प्रॉक्सी वॉर, नाउ प्रॉक्सी वॉर भी शामिल है। प्रॉक्सी वॉर का सिंपल मतलब है कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं वॉर में हो रहे, थर्ड जो आपके प्लेयर्स हैं उनके माध्यम से आप वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल आपको दे सकता हूं यूक्रेनियन क्राइसिस का, कि भाई यूक्रेनियन क्राइसिस में यूक्रेन को इनडायरेक्टली कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएस सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली रशिया के साथ वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अपनी हेट स्पीचेस दे रहा है अगेंस्ट रशिया, बट डायरेक्टली डिसाइडेड नॉट टू इन्वॉल्व विद द वॉर विद रशिया। किसके माध्यम से वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है? फंडिंग कर सकता है, हथियार पहुंचा सकता है यूक्रेन को, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई जो नुकसान होगा वो किसको होगा? डायरेक्टली वो तो यूक्रेन को ही होगा। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसी स्थिति जो है यहां पर बनी हुई है, जो आप सीरिया में देखते हैं। सीरिया की खबरें हम बहुत बार पढ़ते हैं कि भाई यहाँ का टेररिज्म बड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। या यमन की बात करूं मैं, या बहरीन जैसे देशों की बात करूं, काफी इस्लामी नेशन में जो अपहीवल है उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये 2 लीडिंग नेशन सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहां पर जो है प्रॉक्सी वॉर बड़ा है, और दोनों ही देशों की यहां पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। नाउ टॉक अबाउट 2016 इंसिडेंट, एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट इशू बन गया। हुआ क्या कि भाई 2016 में जो आपके ईरानियन प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत से डिप्लोमेटिक मिशंस जो थे आपके सऊदी अरेबिया उन पर अटैक्स किए, ठीक है। किलिंग्स हुई, काफी ज्यादा जो थी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई दोनों देशों के बीच में बिकॉज ऑफ दिस रीजन। नाउ द रीजन बिहाइंड वाज कि भाई जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया शाइट मुस्लिम क्लरिक को जिनका नाम था शेख निमर अल निमर। ऑलराइट, और इसी का विरोध बहुत ज्यादा ईरानियन प्रोटेस्टर्स ने किया, और बहुत से डिप्लोमेटिक मिशन जो है डिफरेंट रीजन्स में जहां पर ईरान की पकड़ है भाई, वहां पर जो था इस प्रकार की एक्टिविटीज, हमें वायलेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। सो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास जो है दोनों ही देशों के बीच रहा है। इसमें जो प्रोमिनेंट हम बात कर सकते हैं, एक जो होड़ है इस्लामिक नेशंस को लीड करने की, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा शिया एंड सुन्नी सिख दोनों ही अलग मत हैं, और दोनों के बीच में हिस्टोरिकल अगर हम समझेंगे, इसको पढ़ेंगे और ज्यादा गहराई में, आपको पता चल जाएगा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो यहां से ही शुरुआत हो जाती है। ऑलराइट, तो दीज आर सर्टेन रीजंस। नाउ टॉक अबाउट नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस पे आते हैं कि भाई क्या अगर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस होंगे दोनों ही देशों के बीच तो इसका फर्दर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ इस्लामिक इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट का है आज का वो है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, तो अगर दीज 2 लीडिंग नेशंस, यू कैन सी द साइज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान,
ठीक है, एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट नेशंस हैं ये आपके मिडिल ईस्ट के। तो अगर यहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा रिलेशन दोनों के बीच, तो क्या होगा, सीरिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म होंगे, यमन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म होंगे, मतलब एक हम कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या हर प्रकार की जो स्टेबिलिटी है, रीजनल स्टेबिलिटी है, वो हमें देखने को मिलेगी मिडिल ईस्ट में। एंड समवेयर इट विल स्ट्रेंथन, ठीक है, जो एक रिलेशंस हैं या कह सकते हैं ये देश जो है एक अच्छी इन्वॉल्वमेंट दे पाएंगे आपके इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में प्राइमरी। ऑलराइट, तो ये है कि अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अगर नॉर्मलाइज होते हैं संबंध दोनों देशों के बीच। इसके अलावा है स्टेबलाइजेशन ऑफ द ऑयल मार्केट। तो अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो तकरीबन सऊदी अरेबिया अपोजेस 17% जो आपका ग्लोबल मार्केट है ऑयल का, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल है आपका सऊदी अरेबिया। अगर मैं ईरान की बात कर रहा हूं भाई तो फोर्थ नंबर, चौथे नंबर पे ईरान का भी नाम आ रहा है। तो बोथ आर द लीडिंग जो कह सकते हैं नेशंस हैं ऑयल मार्केट में। नाउ बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू नेशंस, जो भी संबंध इनके खराब हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो भी आपके डिपेंडिंग नेशंस हैं, जिसमें आपके सेंट्रल एशियन नेशंस तो कम ही है, लेकिन सेंट्रल एशियन या साउथ एशियन नेशन ज्यादा है, या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में यूरोपियन जो फ्रंट है, इनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं ऑयल की ज्यादा है। तो अगर संबंध होंगे तो ये दो नेशन ही पूरी ऑयल मार्केट को लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत फायदा होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू नेशंस होता क्या है कि अक्सर हमें जो है अप्स एंड डाउन्स ऑयल मार्केट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है किसी देश की, जैसे यूक्रेन के क्राइसिस, रशिया के, कजाकिस्तान के क्राइसिस हुए, तो उससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। क्रिप्टो जो मार्केट है वो क्रैश हुआ कजाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से। तो ये इंपैक्ट करते हैं। तो ऑयल मार्केट को लीडिंग नेशंस हैं, अगर पीसफुल तरीके से हैंडल करेंगे तो इकोनॉमी दोनों ही देशों की बूस्ट करेगी। ऑलराइट, चलिए अब वे फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ इंडिया। भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है दोनों ही देशों के कंटेक्स्ट में। अगर मैं बात करूं तो वी हैव क्लोज अलायंस विद ईरान, ठीक है। छाबार पोर्ट का अगर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि भाई वी हैव बिल्ड छाबार पोर्ट। इसके अदर देन दिस बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम यहां और कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारी अरब नेशन सऊदी अरेबिया के साथ संबंध बहुत बेटर हुए हैं। एक ह्यूज डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा है, that resided in Saudi Arabia, all right, and we also have a close relation with western nations, और धीरे धीरे अब सऊदी अरेबिया का भी क्लोजनेस जो है वेस्टर्न अलाइड नेशंस के साथ बेटर हो रहा है। all right, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंपॉर्टेंट भारत का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर दोनों देशों के संबंधों को नॉर्मलाइज करना हो। नाउ टॉक अबाउट ईजिंग ऑफ यूएस सैंक्शन। यहां पे यूएस सैंक्शंस का रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्लैरिटी नहीं है बहुत ज्यादा यूएस सैंक्शंस में। कई बार क्या होता है, यूएस अपलिफ्ट कर लेते हैं ईरान पे जो सैंक्शंस उन्होंने इकोनॉमिक लगाए हैं, कई बार फिर से लगा देते हैं। तो एक क्लैरिटी रहनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि या तो आप क्लियर हो जाइए कि भाई हमने ईरान के साथ संबंध रखने ही नहीं है, तो ईरान कैन लुक आफ्टर सम अदर अल्टरनेटिव जो लगातार तलाश कर रहा है। लेकिन अगर ईज कर देता है या अगर नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लिफ्ट कर लेता है या कुछ कैप्स लगा देता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत से अदर देशों को फायदा इसका मिलेगा और ईरान की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ईरान की इकोनॉमी बूस्ट होगी तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंध बेहतर होंगे, और यहां पर कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को भी खुलकर सपोर्ट करना चाहिए ईरान का। पुट प्रेशर ओवर वेस्टर्न अलाइ नेशंस, क्योंकि उनको तो सऊदी अरेबिया या अदर मिडिल ईस्टर्न नेशंस के तौर पे अल्टरनेटिव मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम तो वैसे की वैसे ही बनी रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट विच आर इंपॉर्टेंट पर्टेनिंग टू द सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिलेशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।